Dear learners, welcome back again in our today's session. So as you can see that today we are going to talk about the Rehabilitation Council of India Act 1992. So we are going to talk about RCI Act 1982. It is a significant piece of legislation enacted by Indian government to regulate and standardize the training of professionals in the field of rehabilitation and special education. ये जो एक्ट है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंतर्गत आया। अगर हम बात करें रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट की, तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1982 का एक प्रमुख उद्देश्य था कि जो व्यक्ति, जो पर्सन पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत आते हैं उनके लिए संरक्षण प्रदान करना, उनकी मनोबल में वृद्धि करना, उनके लिए सुविधाएं प्रदान करना, उन सुविधाओं को मॉनिटर करना कि उनको किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं। So the Ministry of Social Justice and Empowerment, it registered as a society in 1986. ये 1986 ईयर में एज अ सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड किया गया था। स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1992 through the RCI Act 1992 passed on 1st September 1992. इसे स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा 1 सितंबर 1992 को प्राप्त हुआ, जब इसे पार्लियामेंट में पास कर दिया गया एंड इफेक्टिव फ्रॉम 22 जून 1993 और 22 जून 1993 से यह प्रभाव में आया। अमेंडमेंट इन द ईयर 2000 टू मेक इट मोर ब्रॉड based by enhancing the responsibilities of standardizing and regulating the training, including a component on research in the area of rehabilitation and special education. अमेंडमेंट का अर्थ होता है कि उसमें परिवर्तन करना, उसमें सुधार करना, जो कमियां हैं, जिस प्रकार का सुधार उसमें आवश्यकता है समय की मांग के अनुसार, उसमें जो आवश्यकता है, उसमें जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, उन चेंजेस को अमेंडमेंट के तहत किया जाता है। और ये अमेंडमेंट किया गया था 2000 में, और ये अमेंडमेंट था कि इसका जो एरिया है, जो इसका वर्क करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको और बढ़ा दिया गया। नाउ so as you can see that the mandate given to RCI is to regulate and monitor services given to person with disability. Second one is to standardize syllabus and to maintain a central rehabilitation register. Punitive action against the unqualified person delivering services to PWD. That means RCI Act मॉनिटर करेगा कि जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो सर्विसेज दी जा रही है वह किस दिशा में दी जा रही है, कहाँ चैलेंजेस हैं, उस सारी सुविधाओं को वह मॉनिटर करेगा एंड रेगुलेट भी करेगा। सेकंड था स्टैंडर्डाइज सिलेबस। उनके लिए एक स्टैंडर्डाइज सिलेबस प्रदान किया जाएगा, बनाया जाएगा जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं। एंड टू मेंटेन अ सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर, एक सेंट्रल लेवल पर रिहैबिलिटेशन रजिस्टर को मेंटेन किया जाएगा। पुनिटिव एक्शन, एक दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी उन व्यक्तियों के अगेंस्ट जो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बिना किसी क्वालिफाइड पर्सन के। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ RCI Act. So first in 1964 and 66, 1964 और 66 में हमारा कोठारी कमीशन आया और कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन अ रेगुलर क्लासरूम। कोठारी आयोग का ये सुझाव था कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको रेगुलर क्लासरूम सेटिंग्स में एजुकेशन प्रदान की जाए। सेकंड है 1982 में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने लॉन्च की एक स्कीम
वो स्कीम थी स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनको इंटीग्रेट करके एजुकेशन दी जाए सामान्य विद्यार्थियों की भांति। द नेक्स्ट वन इज 1986। 1986 में हमारी पॉलिसी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसने ये रिकमेंडेशन दी कि फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन शुड बी इंटीग्रेटेड विद द जनरल कम्युनिटी एज अ इक्वल पार्टनर्स। सेम एनईपी ने भी ये सुझाव दिया कि जो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य विद्यार्थियों की भांति सामान्य स्कूलों में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाए। नाउ नेक्स्ट, इन 1986 में रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1986 में रजिस्टर्ड किया गया एज अ सोसाइटी। इन 1987 द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में आया, और 1992 में रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को एक एक्ट का दर्जा मिला। नाउ नेक्स्ट, if we talk about the government of India in 1986 to set up a rehabilitation council to be responsible for to maintain to training a policies and program, अर्थात जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, RCI एक्ट है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के लिए। जो भी प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाएंगे PWD के लिए और जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा RCI एक्ट। Second one is to standardize the training courses for professional dealing with person with disabilities। ऐसे persons जो disabilities छात्रों के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ उनके जीवन यापन में सहयोग कर रहे हैं, उनकी शिक्षा में सहयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाएंगे। The third one is to grant recognition to the institution running these training program। और ऐसे इंस्टीट्यूशन जो इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उनके लिए ग्रांट प्रोवाइड कराई जाएगी। द नेक्स्ट वन इज टू मेंटेन अ सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर CRR ऑफ द रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। एक सेंट्रल लेवल पर एक रजिस्टर तैयार होगा, जो रजिस्टर है आपका सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर, जिसमें सभी प्रकार का रिकॉर्ड रखा जाएगा। द लास्ट, to promote research in rehabilitation and special education। स्पेशल एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। Now next we are going to talk about the Mental Health Act in 1987। जो 1987 में जो एक्ट आया था मेंटल हेल्थ, सबसे पहले हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। So it was the first act focusing on mental health। ये पहला एक्ट था जिसने मेंटल हेल्थ पर फोकस किया। Second, consolidates law relating to care and treatment of mentally ill person। इसमें इस बात पर फोकस किया गया कि जो लॉ है, जो मेंटल हेल्थ से और उसकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो लॉ है उसको कंसोलिडेट किया गया। प्रोविजन फॉर द सेफ गार्ड ऑफ देयर राइट, प्रॉपर्टी एंड वेलफेयर। ऐसे लोग जो मेंटली रूप से इल हैं, मेंटली रिटायर्ड हैं, मेंटली कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनके राइट और उनके वेलफेयर की सुरक्षा करना इस एक्ट का अधिकार होगा। नेक्स्ट, RCI एक्ट 1992 रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया सेटअप एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी इन 1986। सबसे पहले RCI जो था एक रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी के रूप में 1986 में सभी के समक्ष आया, और RCI एक्ट इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑन सितंबर 1992। लेकिन ये इनैक्टेड हुआ पार्लियामेंट में सितंबर में 1992, बट बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन 22 जून 1993। ये 2 जून 1993 के लिए एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में सभी के समक्ष आया। फर्दर अमेंडमेंट इन ईयर 2000, और बाद में 2000 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, कुछ संशोधन किया गया, सुधार करके इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज का दायरा बढ़ाया गया। Let's see about the RCI Act 1992। There will be the 3 chapters, Chapter 1, Chapter 2 and Chapter 3। First, under the Chapter 1, Preliminary। Second chapter में है The Rehabilitation Council of India, और third chapter will be focus on functions of the council।
Now next we are going to talk about the terms used in RCI Act. कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो RCI Act में यूज हुए हैं? तो there are basically 3 terms. So the first one is rehabilitation. It refers to a process aimed at enabling PWD to reach and maintain their optimum. वो कौन कौन से एरियाज होंगे? लाइक फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल, साइकाइट्रिक और सोशल फंक्शनल लेवल. हैंडीकैप, according to the RCI Act, a person suffering from any disability. Visually handicapped, hearing handicapped, suffering from locomotor disability, suffering from mental retardation. इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे वो हैंडीकैप की कैटेगरी में आएंगे. नेक्स्ट आता है आपका रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स. कौन कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आएंगे? So the first one is audiologist and speech therapist. Second one is clinical psychologist. Third one is hearing aid and ear module techniques. The next one is rehabilitation engineers and technicians. The next one is special teachers for education and training. And the next or last one is vocational counselors, employment officers and placement officers dealing with handicap. अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कि किस प्रकार से इस RCI एक्ट का ऑर्गेनाइजेशन है और ये किस प्रकार से वर्क करेगा. तो सबसे पहले ये जनरल काउंसिल. जनरल काउंसिल के बाद आता है आपका एग्जीक्यूटिव कमेटी. एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाद आती है आपकी चेयरमैन. चेयरमैन के बाद मेंबर सेक्रेटरी. आफ्टर मेंबर सेक्रेटरी आपका सब कमेटीज, एडवाइजरी कमेटीज, जोनल एडवाइजरी कमेटीज. और अगर हम मेंबर की बात करें RCI की तो सिविल सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन रिहैबिलिटेशन, UGC, ICMR, MP. लोकल लेवल पे अगर हम बात करें RCI कमेटी की तो एन ऑफिसर ऑफ द सिविल सर्विसेज not below the rank of a DM or DC. The second one is a representative of a registered organization, and the third one is a person with disability. So now let's discuss about the few objectives of Rehabilitation Council of India Act 1992. So the first one is to regulate training policies. सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है कि जो ट्रेनिंग पॉलिसीज हैं PWD के लिए उन ट्रेनिंग पॉलिसीज को रेगुलेट करना. सेकेंड वन इज टू स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग कोर्सेज. ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए स्टैंडर्डाइज करना. थर्ड वन इज मेंटेनिंग अ सेंट्रल रिहैबिलिटेशन, एक सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर को मेंटेन करना. फोर्थ वन इज प्रमोट रिसर्च इन रिहैबिलिटेशन. रिहैबिलिटेशन की फील्ड में जो रिसर्चेज हैं उसको प्रमोट करना. स्टैंडर्डाइज सिलेबस को स्टैंडर्डाइज करना. Let's discuss about more objectives of regarding the RCI Act. So the first one is to regulate the training policies and program in the field of rehabilitation of persons with disabilities. The second one is to bring about standardization of training course for professionals dealing with persons with disabilities. To prescribe minimum standard of education and training of various categories of professionals, persons dealing with people with disabilities. And the next one is to regulate these standards in all training institutions uniformly throughout the country. The next one is to recognize institutions, organizations, universities running master degree, bachelor degree, PG diploma, certificate courses in the field of rehabilitation of persons with disabilities. And the next one is to recognize degree, diploma, certificate awarded by foreign universities, institutions on reciprocal basis. The next one is to promote the research in rehabilitation and special education. Now next one is to maintain the central rehabilitation register for registration of
of professional personnel. The next one is to collect the information on a regular basis on education and training in the field of rehabilitation of people with disabilities from institution in India and abroad. The next one is to encourage continue education in the field of rehabilitation and special education by way of collaboration with organization working in the field of disability. The next one is to recognize vocational rehabilitation centers as a manpower development centers. The next one is to register vocational instructors and other personnel working in the vocational rehabilitation centers. The next one is to recognize the national institutions and apex institutions on disability as a manpower development center. And the last one is to register personnel working in national institution and apex institution on disability under the Ministry of Social Justice and Empowerment. So let's discuss about the few key provisions under the RCI Act. So the first one is establishment of the Rehabilitation Council of India. The RCI is formed as a statutory body to regulate and monitor the training of rehabilitation प्रोफेशनल्स। आरसीआई एक्ट को लाया गया, उसका पर्पस ये था कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं रिहैबिलिटेशन के लिए उसको मॉनिटर किया जा सके, उसको रेगुलेट किया जा सके। फंक्शंस, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल। द काउंसिल्स फंक्शंस इंक्लूड, द फर्स्ट वन इज standardizing the syllabus and course for training rehabilitation professionals। जो ट्रेनिंग रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उस कोर्स के लिए, उसके सिलेबस के लिए स्टैंडर्डाइज किया जाए। नेक्स्ट वन इज मेंटेनिंग अ सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर फॉर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स के लिए एक सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर का निर्माण किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए। कंडक्टिंग इंस्पेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग अ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, उनका समय समय पर इंस्पेक्शन, निरीक्षण किया जाए और उसके आधार पे इवैल्यूएशन किया जाए। प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एंड द लास्ट वन इज प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन की फील्ड में जो रिसर्च की जा रही है, जो अनुसंधान किया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट वन इज रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन। ओनली दोज क्वालिफिकेशन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरसीआई आर वैलिड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द फील्ड ऑफ रिहैबिलिटेशन। जो व्यक्ति रिहैबिलिटेशन में वर्क करना चाहते हैं वो केवल वही लोग वैलिड होंगे, वैध होंगे जिसे रिहैबिलिटेशन आरसीआई एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। प्रोफेशनल कंडक्ट, द एक्ट सेट आउट अ कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर द रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के लिए आरसीआई एक्ट ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण किया है, कुछ एथिक्स का निर्माण किया है और उसको फॉलो करना अत्यंत आवश्यक है। Now, next one is penalties. The acts provide for penalties for those who violate its provisions, such as practicing without valid certification or offering a training program without RCI recognition. ऐसे इंस्टीट्यूशन जो RCI के बिना सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, डिप्लोमा प्रोवाइड कर रहे हैं, डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे संस्था पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, पेनाल्टी डाली जाएगी। सो ओवरऑल इफ वी टॉक अबाउट रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, so Rehabilitation Council of India play a very important role in ensuring that individuals with disabilities receive a quality rehabilitation services and support across the nation.
Through its regulatory functions, the Council strives to maintain the standards, promote the excellence, and facilitate by integration of persons with disabilities into a mainstream society. So let's discuss about the review analysis of RCI Act 1992. First, RCI Act 1992, a major steps towards rehabilitation of disabled persons in the society. एक बहुत बड़ा स्टेप है रिहैबिलिटेशन के लिए जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं. RCI has broadened its area of action by recognizing different rehabilitation professionals, institutions, addition of new degree, diploma and certificate courses. रिहैबिलिटेशन या RCI एक्ट का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है और इसके अंतर्गत वह बहुत सारे कार्य कर रहा है जो डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए उनके उत्थान में सहयोग प्रदान कर रहा है. नेक्स्ट आता है जो थोड़े ड्रॉबैक है, जो कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं रिहैबिलिटेशन एक्ट के अंतर्गत. द फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी एश्योरेंस. सबसे बड़ी समस्या है ट्रांसपेरेंसी की और क्वालिटी एश्योरेंस की, जो कहीं ना कहीं लैक कर रही है. लैक ऑफ प्रोफेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. विद्यालयों में, इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेशनल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का अभाव है, जिसकी वजह से इस एक्ट को ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करने में चुनौती आ रही है. अदर एक्ट्स फॉर PWD masking RCI, and the next is RCI Act 1992 NEP 2020 inclusion, conflict of interest, quality assurance, and the last one is maintaining autonomous nature of RCI a challenge. एक मेंटेन करना ऑटोनोमस नेचर का, RCI का एक ऑटोनोमस नेचर को मेंटेन करना एक चुनौतीपूर्ण है. So let's discuss about the few suggestions about the RCI Act. A need of deliberate discussion aimed at finding a way in which goal of National Education Policy 2020 can be achieved and autonomous nature of Rehabilitation Council of India can also be maintained at the same time. एक आवश्यक है कि डिस्कशन किया जाए, ब्रॉड लेवल पर डिस्कशन किया जाए कि क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और उसके बाद उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए उस चीज को सुधार किया जा सके, जो चुनौतियां आ रही हैं उसमें सुधार किया जा सके. इफेक्टिव क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म शुड बी फॉर्मुलेटेड इफ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इंक्लूजन. एक इफेक्टिव क्वालिटी को एश्योर किया जाए अगर हम इंक्लूजन की ओर बढ़ रहे हैं. अगर हमें चाहिए कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए तो ये आवश्यक है कि एक इफेक्टिव क्वालिटी को एश्योर किया जाए, इंश्योर किया जाए इंस्टीट्यूशन के द्वारा. वह अकाउंटेबल बने, वह किसी भी जो प्रोग्राम चल रहा है, जो इंक्लूजन प्रोग्राम चल रहा है, उसके प्रति जवाबदेह बने और ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य करें. इंटीग्रेशन ऑफ काउंसिल एंड एक्ट्स may prove to be a effective solution. And the last one is active, effective and enhanced collaboration among the ministries is needed. Effective, active and effective and enhanced collaboration की बहुत आवश्यकता है. बिना इसके अभाव में इस एक्ट को, इस जो चुनौतियां हैं उनको नहीं सुलझाया जा सकता है. अगर हमें यह जरूरी आवश्यक हो जाता है कि हम कोलैबोरेटिव होकर वर्क करें, जो पर्सन एक्टिव हैं, इफेक्टिव हैं, और इन्हांस्ड कोलैबोरेशन इज मैंडेटरी अमंग द मिनिस्ट्रीज इज नीडेड. थैंक यू.